शुरू करते हैं मेरे भाई पहले प्रश्न से। ध्यान रखिए, ये सभी आपके सीटेट पेपर 2 के लिए है। क्लास 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान जो कि एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, सेट नंबर दूसरा है आपका। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न आपका ये है कि मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए आप लोग। कथन एक है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। दूसरा कथन है यहाँ सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा गया। मेरे भाई मेहरगढ़ के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें मेहरगढ़ की तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, मेहरगढ़ वर्तमान के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास है। यह समतल मैदान है, ध्यान रखिएगा समतल स्थान है जो ईरान जाने वाले मुख्य रास्ते पर स्थित है। साथियों, यहाँ मानव ने सबसे पहले जौ गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा था, यह भी बात बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मेहरगढ़ से चौकोर और आयतकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ कब्रों में मृतकों के साथ साथ बकरी भी दफनाया गया, इसका भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में महान स्नानगार यानी ग्रेट बाथ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करिए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें आपके सही कथन की तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपसे गलत कथन पूछ रहा है। यह हड़प्पा नगर के निचले नगर में पाया गया था। क्या? ग्रेट बाथ यानी महान स्नानगार। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें इस पे तो ध्यान से समझिए महान स्नानगार के बारे में। ये जो है ना महान स्नानगार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर के नगर दुर्ग वाले ऊंचे हिस्से में मिला था। ठीक है ना कि निचले हिस्से में। इसलिए आपका कथन सी गलत हो जाता है। चूंकि असत्य कथन पूछ रहा है इसीलिए हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखिए, इसे ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। पानी का रिसाव न हो उसको रोकने के लिए मेरे भाई चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां भी बनाई गई थी। उत्तर दक्षिण तथा चारों तरफ कमरे बने थे इसमें। ठीक है ना। उत्तर और दक्षिण से उतरने के लिए क्या बना था? सीढ़ियां, और चारों तरफ कमरे बने थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के संदर्भ में कौन से कथन सही है यानी सत्य है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। ऋग्वेद के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के बारे में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं जिन्हें सूक्त यानी अच्छी तरह से बोला गया कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा ऋग्वेद के बारे में। अच्छा, पहले कथन की अगर हम बात करें, पहला कथन गलत क्यों है? तो पहला कथन कह रहा है कि ऋग्वेद की रचना 1500 वर्ष पूर्व हुई थी। नहीं मेरे भाई, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 3 देवता यानी अग्नि, इंद्र और सोम का विशेष वर्णन है। और डी गलत क्यों है? क्योंकि इसकी रचना वैदिक संस्कृति में हुई थी, ना कि प्राकृत में। ठीक है ना, वैदिक संस्कृति में हुई थी, प्राकृत में नहीं हुई थी। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है ना, और 10 मंडल हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के कर यानी टैक्स के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, अगर हम बात करें टैक्स के बारे में महाजनपद काल में तो मेरे भाई विकल्प सी सही हो जाता है। यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। यानी पहला, फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था, जो उपज का 1/6 हिस्सा होता था, इसे भाग कहा जाता था, ये भी सही है। और दूसरा, कारीगरों को श्रम के रूप में कर चुकाना पड़ता था, जैसे राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही हो जाते हैं, इसलिए आपका विकल्प सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा,
महाजनपद काल में राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, जिसके लिए नियमित करों की आवश्यकता होती थी। इसलिए फसलों का जो उपज होता था उसका 1/6वां भाग, ठीक है ना, जिसे भाग कहा जाता था, वो कर दिया जाता था और कारीगरों से श्रम के रूप में ये लिया जाता था कर, ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में व्यापारियों को सामान की खरीद और बिक्री पर भी कर देना पड़ता था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मौर्य प्रशासन से संबंधित है। प्रश्न ये है मेरे भाई कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कूट चुनिए। पहला कथन है कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। दूसरा है कि प्रांतीय राजधानियों जैसे कि तक्षशिला या उज्जैन पर राजकुमारों को राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। तो मेरे भाई अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आपको उत्तर मालूम है तो उसका जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग शासन का केंद्र था। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए मार्ग था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर स्थित था, ठीक है ना। जो तक्षशिला था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए मार्ग था। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि एरीपति नामक भूमि का संबंध दक्षिण भारत के किस संदर्भ में था, बताइए। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से जलाशय के रखरखाव के लिए रखा जाता था, उसे एरीपति कहा जाता था। मेरे भाई ध्यान रखिए, दक्षिण भारत विशेष करके चोल और पल्लव काल में एरीपति उस विशेष भूमि को कहा जाता था जिससे प्राप्त होने वाला राजस्व सीधे गांव के तालाब, जलाशय, इन सब की मरम्मत और रखरखाव के लिए सुरक्षित रखा जाता था। साथियों, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को दक्षिण भारत यानी चोल और पल्लव काल में जो ब्राह्मण को भूमि दान दी जाती थी उस भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था, ठीक है ना। ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय कहा जाता था, ये बात ध्यान रखिएगा। और विद्यालय के रख रखाव और उसके संचालन के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसे साला भोग कहा जाता था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि गुप्त काल के प्रशस्तियों के संदर्भ में इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में क्या सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह संस्कृत भाषा में काव्य रूप में लिखा गया है और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। मेरे भाई ध्यान रखिए, अगर हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे, नाम था हरिशेण। तो कवि हरिशेण ने इसे संस्कृत भाषा में लिखी थी, ठीक है ना, इसकी रचना संस्कृत भाषा में की थी कवि हरिशेण ने। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा, विजेता और कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए इसकी तुलना देवताओं से की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है चोल काल से संबंधित। प्रश्न ये है, बताइएगा आप लोग, ध्यान रखिए मेरे भाई। प्रश्न ये है कि चोल काल में सभा की सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य शर्त थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसके सही उत्तर की बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी सही हो जाता है, यानी वह पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य समिति का सदस्य रहा हो। देखिए ध्यान से इसको समझिए। देखिए चोल काल में सभा की सदस्यता के संबंध में ये कहा जाता था मेरे भाई कि पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य समिति का सदस्य व्यक्ति रहा हो, यानी उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार, किस अभिलेख के अनुसार, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए शर्त थी कि व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य न रहा हो। बात समझ में आ रहा है। देखिए चोल काल के सभा के बारे में हमसे असत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सी शर्त नहीं थी। तो मेरे भाई ये सभी शर्त थी, लेकिन तीसरी शर्त नहीं थी, यानी 5 वर्षों का
समय सीमा नहीं, इसमें था कि कोई भी व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य न रहा हो, ठीक है ना, ताकि क्या हो, दूसरे को मौका मिले। बाकी तीनों विकल्प यानी ए बी सी तीनों अनिवार्य शर्तें थी, यानी व्यक्ति के पास अपनी भूमि होनी चाहिए जो भू राजस्व वसूला जाता हो, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तीनों शर्त अनिवार्य था, लेकिन चौथा शर्त नहीं था। इसमें यह था कि 3 वर्ष, पिछले 3 वर्ष में वो किसी भी समिति का सदस्य न हो। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? बताइए मेरे भाई, एकता प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुक्ति का पद वंशानुगत होता था और वे जीवन भर एक ही एकता पर रहते थे। ये आपका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि हमसे गलत पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एकता प्रणाली के बारे में गलत है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह कथन गलत क्यों है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में मुक्ति या इक्तदार का जो पद होता था वह वंशानुगत नहीं होता था और उनका एक एकता से दूसरे एकता में बार बार स्थानांतरण यानी तबादला किया जाता था ताकि वे अत्यधिक शक्तिशाली न हो सकें। साथियों, मुक्ति का मुख्य कार्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकता से राजस्व वसूल कर सैनिकों को वेतन देना होता था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 है और प्रश्न ये है कि मध्यकाल में स्थापत्य कला यानी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? बताना है कि मध्यकाल में जो स्थापत्य कला थी उसमें एक शैली थी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर छतों, दरवाजों और खिड़कियों का निर्माण होता था। ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली की मुख्य विशेषता थी। ध्यान रखिए कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इमारतों में अधिक कमरों, दरवाजों और खिड़कियों के निर्माण के लिए इस शैली का यानी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का उपयोग किया जाता था, जिसमें 2 खड़े खंभों के ऊपर एक आड़ी यानी अनुप्रस्थ सहतीर रख दी जाती थी और इसे बनाया जाता था। मेरे भाई, 12वीं शताब्दी के बाद चापाकार शैली का विकास हुआ, जिसमें दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर ढांचे का भार मेहराब के मध्य स्टोन यानी जाट पत्थर पर टिका होता था। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मेरे भाई कि उनके विचार और सखियां गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संरक्षित हैं। दूसरा कि उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया। तो मेरे भाई आपको बताना है दोनों कथनों के बारे में। प्रश्न संख्या 11 है और सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरे भाई पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, बिल्कुल ठीक है। कबीरदास बनारस के आसपास के रहने वाले जुलहे परिवार के थे मेरे भाई। उनके साखियों और पदों का, साखियाँ मतलब दोहों और पदों का संग्रह सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में मिलता है। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाहरी पाखंडों, मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद का बहुत कड़ा खंडन किया। मेरे भाई कबीर निराकार परमेश्वर यानी निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति के माध्यम से ही संभव था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि मुगल काल में जब्त प्रणाली क्या थी। आपको बताना है जो जब्त प्रणाली थी वो क्या थी मुगल काल में। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली जो फसलों के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि के सर्वेक्षण पर आधारित थी। मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि अकबर के राजस्व मंत्री थे टोंडरमल। टोंडरमल ने 10 साल की अवधि यानी 1570 से 1580 के लिए फसलों की पैदावार, कीमतों और भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया।
इस डेटा के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप में कर निश्चित किया गया, जिसे जब्त कहा गया या जब्त प्रणाली कही गई। मेरे भाई, यह प्रणाली उन प्रांतों में लागू थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण और उसका हिसाब रख सकते थे। जैसे गुजरात और बंगाल में यह संभव नहीं था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई कि 18वीं शताब्दी में सिखों द्वारा की गई राखी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिखों द्वारा की गई राखी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना। मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि 18वीं शताब्दी में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान सिख मिसलों ने किसानों को संरक्षण देने के लिए राखी व्यवस्था शुरू की। इसके तहत उपज का 20% हिस्सा कर के रूप में लेकर किसानों को बाहरी शत्रु और लुटेरों से उनकी रक्षा की गारंटी दी जाती थी। मेरे भाई, इस व्यवस्था ने सिख जत्थों को एक मजबूत सैन्य और आर्थिक आधार प्रदान किया, जिसे आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की इसी के बदौलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिए, अस्थाई बंदोबस्त। मेरे भाई, अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसको समझिए अस्थाई बंदोबस्त को। तो मेरे भाई, पहली बात तो ये 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आया। ठीक है, कब? 1793 में। देखिए 1793 में आया। अच्छा, ये विकल्प सी गलत क्यों है? पहले हम इसको समझते हैं। विकल्प सी गलत इसलिए है क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त का नाम ही इसलिए अस्थाई था क्योंकि इसके तहत कंपनी को दी जाने वाली जो राजस्व थी वो हमेशा के लिए निश्चित थी, यानी अस्थाई कर दिया गया था। इसमें भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था। और यहाँ ये कह रहा है कि जमींदारों द्वारा कंपनी को चुकाया जाने वाला राजस्व समय समय पर बदलता था। नहीं मेरे भाई, इसीलिए गलत है। और हम चूंकि गलत कथन चुनना था तो विकल्प सी सही हो जाता है आपका। देखिए, बात करें अगर अस्थाई बंदोबस्त की तो इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार माना गया और समय पर कर न चुकाने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो विकल्प सी सही है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि नील विद्रोह जो 1859 में हुआ, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है कि रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और बागान मालिकों के लाठियों का मुकाबला किया। दूसरा कि इस विद्रोह को स्थानीय जमींदारों और ग्राम प्रधानों का ही समर्थन मिला। कौन से कथन सही हैं? अगर इस पर हम चर्चा करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं नील विद्रोह की तो मेरे भाई मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयत कहते हैं किसान को, हजारों किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया और बागान मालिकों के लाठी वाले गुंडों से इनका मुकाबला हुआ और हिंसक मुकाबला हुआ। इस विद्रोह में स्थानीय जमींदार और ग्राम प्रधानों ने भी किसानों का साथ दिया क्योंकि वे भी बागान मालिकों की बढ़ती ताकत से परेशान थे। इस विद्रोह की व्यापकता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया, जिसने बागान मालिकों को दोषी पाया और माना कि नील की खेती रैयत के लिए फायदेमंद नहीं थी। इसी तरह का विद्रोह नील विद्रोह हुआ मेरे भाई वेस्ट चंपारण चंपारण क्षेत्र में। इसी तरह का नील विद्रोह कहाँ हुआ? चंपारण क्षेत्र में, जहाँ के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए निमंत्रण देते हैं और फिर महात्मा गांधी नील विद्रोह में आते हैं और पहला उनका चंपारण सत्याग्रह होता है, जहाँ पे बागान मालिकों को झुकना पड़ता है और नील की खेती, जिसे तीनकठिया प्रणाली कहा जाता था, उसे समाप्त करना पड़ता है। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में दीखू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, अगर बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाहरी लोग
जैसे मिशनरी, महाजन, हिंदू जमींदार और ब्रिटिश अधिकारी के लिए ये इस दीखू शब्द का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति के लोग उन सभी बाहरी तत्वों को दीखू कहते थे। दीखू का मतलब होता है शत्रु, जो कष्ट देने वाला हो। ठीक है ना। ध्यान रखिए, बिरसा मुंडा का आंदोलन सतयुग की स्थापना के लिए था, जहां मुंडा लोग अपनी अधिकारों और भूमि पर दोबारा नियंत्रण पा सके और इन दीखुओं को बाहर निकाल सके, इसलिए ये आंदोलन था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश नीति में आए बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा कथन है, सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या कम की गई। अब सही विकल्प आपको बताना है। देखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल पहला कथन सही है। ध्यान रखिए, केवल पहला कथन सही है। ठीक है ना। देखिए, अगर बात करें आपके 1857 के विद्रोह की, तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी साम्राज्य को सौंप दिया गया। ठीक है ना। कथन दूसरा गलत है। क्यों है? क्योंकि विद्रोह के बाद सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा यानी बाद में जिसे ब्रह्म समाज कहा गया की स्थापना की उन्होंने अपने सुधार आंदोलनों में मुख्य रूप से किस युक्ति का प्रयोग किया था? बताइए। सही उत्तर बताइए, पढ़िए क्वेश्चन और सही उत्तर बताइए। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी यह दिखाना कि सती जैसी अमानवीय प्रथाओं को प्राचीन पवित्र ग्रंथों में कोई स्वीकृति नहीं मिली है। ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, राजा राम मोहन राय की बात करें तो उन्होंने सामाजिक कुप्रथा जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इनको चुनौती देते हुए धार्मिक ग्रंथों को आधार मान करके और इन रूढ़िवादियों को समाप्त किया। मेरे भाई, उनके प्रयासों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का विरोध किया गया था? बताइए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब के लेखक कौन थे मेरे भाई? तो सही बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, कौन लेखक थे इसके? दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। ये ध्यान रखना है, ये सीटेट में पूछा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसमें है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में है, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे। ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों रोक दिया था? तो ध्यान रखिए, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की बात करें मेरे भाई, तो 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में एक हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौरी चौरा में हिंसक कांड होने के चलते महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए मेरे भाई, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इसके तुरंत बाद हम पार्ट 2 आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम भूगोल से प्रश्न करेंगे। फिर आपके बाद पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम पॉलिटी से प्रश्न करेंगे। तो ये वीडियो यहीं हम रोकते हैं, इसके बाद तुरंत हम वीडियो फिर अपलोड करते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।